हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए चैप्टर की, नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली ये यूनिट बहुत ही, कह सकते हो, इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है सीयूईटी, पीजी, एमकॉम एग्जाम, एमकॉम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। चाहे डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वैसे डीयू तो अब सीयूईटी में ही आ चुका है, तो ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता जाएगा सीयूईटी के एग्जाम्स में। सीयूईटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिकल होते जाएंगे। सो इस चैप्टर को बहुत ही आराम से कवर करना, क्वेश्चंस लगाते रहना। मैं कंसेप्ट पूरी तरह से तुम्हें यहाँ पे करवाने वाला हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा एग्जाम टाइम के ऐप के बारे में, जो कि तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां पे जाके तुम एमसीक्यूज दे सकते हो, फ्री टेस्ट दे सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और नोट्स भी तुम वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम्हें पेड कंटेंट चाहिए तो वो भी वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी पीजी एग्जाम्स के लिए, तो एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कंसेप्चुअल लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, और रिवीजन जो होगी वो लाइव होगी। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट है, डाउट सेशंस है, साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंटीग्रेट किया गया है। सो बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है, इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है। अगर ज्वाइन करना है तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट्स होते हैं तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप है, वहां से डाउनलोड करके स्टोर में जाकर ज्वाइन कर लेना। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सिलेबस को। तो ये रहा तुम्हारे स्क्रीन के सामने सिलेबस। सबसे पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट की। मेरी ऑडियो ऑडिबल है, वीडियो भी विजिबल है, और स्लाइड्स भी तुम्हें क्लियर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं किसकी, सिलेबस की। मैं देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं पूरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर करते चलूंगा जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे। तुम्हारे सिलेबस का नाम दिया गया सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो मैं सारे सिलेबस को कंपाइल्ड वे में एक साथ कवर करता चलूंगा। नोट्स तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने दिखने को मिल जाएंगे। अब तो क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सिस्टम ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद कंट्रोल एंड एसर्टेनमेंट ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिल गया, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल गया, लेबर कॉस्टिंग देखने को मिल गया, एंड ओवरहेड्स देखने को मिल गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग, टेंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आ गई। फिर फाइनली हमारा आता है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, एंड लास्ट वन इज द रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉमा कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट कंट्रोल एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कवर करते हुए हम लोग चल रहे होंगे। सो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड, जिसमें मैंने की इंट्रोडक्शन लिया है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा सीआईएमए के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दिया गया कॉस्टिंग का, उसको देखेंगे। उससे पहले कॉस्टिंग को समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो, कॉस्ट बेसिकली करता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का वो हिस्सा है जो कि जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग कह लो, एंड कह लो, या मिड कह लो फाइनेंशियल ईयर के, उन सबको कौन कैलकुलेट करता है, तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट करता है। इसका मेन पर्पस क्या क्या होता है, पहला मैं बताऊं तो एज सर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कितना कॉस्ट हो रहा है ये पता करो, और दूसरा कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है ये पता करो। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग किसके आगे रिवॉल्व होता है, आगे पीछे, तो कॉस्ट के आगे रिवॉल्व होता है। एक डेफिनेशन से समझते हैं कि कॉस्टिंग क्या है। इट इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द CIMA। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर। तो ये जो कॉस्टिंग सिस्टम होती है ना, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए एज अ बेस की तरह काम करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम करती है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं आइडियाज प्रोवाइड करती है कि कैसे हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन कर सकते हैं, एज वेल एज कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर डिसीजंस के लिए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, किसके लिए, कॉस्ट के लिए। बेसिकली यहाँ पे वर्ड जो कॉस्ट है ना, इसी के आगे पीछे कॉस्ट होता क्या है, किसी भी चीज को बनाने में जो भी हमारी लागत लग रही हो, दैट इज कॉस्ट। The process of accounting for cost, which begins with the recording of income and expenditures or the basis on which they are calculated, and ends with the preparations of the periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost। तो यहाँ पे सिंपली इतनी सी बात बोली गई कि यहाँ पे हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग, किसके बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें हम लोग पीरियोडिकल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर ascertaining एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। बेसिक है, इससे तो कुछ खास पूछा जाता नहीं है। 1 मिनट।
चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आई होप तुम्हें चीजें विजिबल होंगी। मैं जूम करके पढ़ाना यहाँ पे स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। चलो सबसे फर्स्ट यहाँ पे किसको डिफाइन किया गया है, तो कॉस्ट को सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन किया गया। कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, किसी भी स्पेसिफिक चीजों पे, कह सकते हो स्पेसिफिक आर्टिकल्स पे, थिंग्स पे, एट्रीब्यूट्स पे या प्रोडक्ट पे जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, दैट इज कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल्स, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कोई भी हमारा खर्चा, हमारे खर्चे का वो हिस्सा, हमारे खर्चे का वो अमाउंट जो कि किसी स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और किसी एक कार्य पे, एक्टिविटी पे हो रहा हो, उस लागत को हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट। अब बेसिकली कॉस्टिंग को अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग क्या है, ये एक ये कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है या फिर एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं, कॉस्ट का पता लगाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। किसका अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट की हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या देखा था, डेली के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग वहां पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो अगर बात की जाए कॉस्ट अकाउंटेंसी की तो इसको डिफाइंड किया गया है एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग। ये जो कॉस्टिंग हमने पढ़ा इसका एप्लीकेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। कॉस्टिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या मैंने बोला, कॉस्टिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको, फिर उसके जो भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, और जो भी टेक्निक्स होते हैं, उन सबका इंप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। अगर बात की जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो ये किसका एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल्स किसका, ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों का कंपाइलेशन हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द सेंस की जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो, प्लस अकाउंटिंग के जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, गैप्स जैसे बोलते हो, उन दोनों का कंपाइलेशन और उनका इंप्लीकेशन या उनका एप्लीकेशन क्या कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। फिर फाइनली कॉस्ट मैनेजमेंट को अगर समझे तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये वो मेथड है या कह सकते हो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, ठीक है, जितने भी एनालिसिस आते हैं, रेशियो एनालिसिस वगैरह जो भी होते हैं, उन सब का प्रेजेंटेशन, उन सब का एप्लीकेशन ही क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट। बेसिक टर्म थे जो कि हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, पर्पस। बेसिकली क्या बोलेंगे, पर्पस, या फिर हिंदी में अगर समझे तो उद्देश्य क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का पता लगाना कि हमारी कोई चीज जो है, हम लोग जिस अकाउंटिंग अगर कर रहे हैं, हमारी फर्म है, कंपनी है, तो उसमें कहाँ कहाँ कॉस्ट लग रहे हैं, उन सब कॉस्ट को पता करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्यूमुलेशन एंड एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, असाइंड एंड एसर्टेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हर एक काम में जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, कितनी लग रही है, कहाँ असाइन किया जा रहा है, कहाँ से एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ये सब किस में आ जाते हैं, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। दूसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि कितना सेलिंग प्राइस रखा जाएगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये सारी काम किसके दायरे में रख के की जाती है, कॉस्ट को देखते हुए, अपने कॉस्ट को माइंड में रखते हुए कि हमें इतना कॉस्ट हमारा कॉस्ट इतना हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे, और जैसा सेलिंग प्राइस होगा उसी पे हमारे डिपेंड करेगा कि हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं। तीसरी बात करूं कॉस्ट कंट्रोल की, तो जैसे कि यहां पे बता रखा है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। इट इंश्योर्स दैट एक्सपेंडिचर आर इन कॉन्सोनेंस with predetermined set standards and any variation from these set of standard is noted and reported on continuous basis। जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, जो एक कह सकते हो लेवल सेट कर दिया गया है, हमें जो भी काम करना है हमें उस दायरे में रहकर ही करना है। ठीक है, तो अगर उसको वायलेट किया जाता है तो उसको उन सारी वायलेशंस को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब अल्टीमेटली कहने का ये है कि कैसे हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। फिर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन उसे नाम दिया गया, और ये हमें मदद करता है, असिस्ट करता है इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इससे हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता लगता है कि कहाँ हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं। अब अल्टीमेटली ये सारी चीजें जब तुम्हें पता होंगी तो एक फर्म बहुत ही आसानी से डिसीजन ले सकती है। ठीक है, समझ गए ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के।
अब एक टर्म समझते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। होता क्या है बेसिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देखना जरा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके लिए अलग से एक क्या होगा, सेपरेट मेजरमेंट होगा। जैसे कि मैं अगर तुम्हें बताऊं, जैसे कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल बुक, कोई भी सर्विस हो सकती है, एयरलाइंस की सर्विस ले लिया, रेलवे का तुमने सर्विस ले लिया, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकती है, कोई भी कस्टमर हो सकते हैं, कोई भी ब्रांड हो सकती है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट से कहने का क्या मतलब है, अगर तुम्हें प्रोडक्ट को मेजर करना होगा तो प्रोडक्ट के लिए कोई अलग से टूल होगा, ठीक है, मतलब इसके लिए हमें एक सेपरेट मेजरमेंट चाहिए। अगर सर्विसेज हमने लिया है तो इसके लिए भी हमें एक अलग से मेजरमेंट चाहिए। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो चीज हो सकती है जिसके लिए अलग से एक सेपरेट मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है, अलग से मेजरमेंट रिक्वायर होती है। प्रोडक्ट मेजर करने के लिए अलग से मेजरमेंट चाहिए, सर्विसेज मेजर करने के अलग से मेजर चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए कॉस्ट यूनिट की, तो इट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसर्टेंड और एक्सप्रेस्ड। मतलब कॉस्ट यूनिट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का वो यूनिट जिसमें कि उसे मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पावर इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं, बिजली बिल अगर मेजर करना है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या यूनिट हो सकता है, किलो वॉट आवर। तो ये क्या है, एक बेसिकली यूनिट होता है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स हो गए। कॉस्ट ड्राइवर की अगर बात की जाए तो कॉस्ट ड्राइवर ये वो फैक्टर है या कह सकते हो ये वो वेरिएबल है जो कि कॉस्ट के लेवल्स को इफेक्ट करता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि दे रखा है एग्जांपल फॉर अ परचेज डिपार्टमेंट इज द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अब एक परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऑर्डर्स आपके परचेज हो रहे हैं, बेसिकली आप कितने परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो ये वैसे ड्राइवर्स है जो कि कॉस्ट के लेवल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ पा रहे हो चीजों को, ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर है ना। चलो अब यहां पे हम लोग समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को। देखो पूछा जा सकता है क्या एग्जाम में कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में नहीं आता। चार ऑप्शंस तुम्हें दे दिए जाएंगे और उनमें से ये जो तीन ऑप्शंस होंगे वो इन्हीं किसी एक में से होंगे, ठीक है। और हो सकता है एक ऑप्शन कुछ अलग हो, तो उसमें से उस वक्त पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर नहीं आता है। तो सबसे फर्स्ट देख पा रहे हो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर की अगर बात की जाए तो कॉस्ट सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो तुम क्लियरली बोलोगे कि भैया वो देखेंगे कि कॉस्ट किस वजह से हो रहा है, इनकर हो रहा है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है या कंट्रोल में है या नहीं है। बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, कॉस्ट के आसपास जितने भी मैटर्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सबको अपने दायरे में लेना, ये किनका काम होता है, कॉस्ट सेंटर का। मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो कॉस्ट सेंटर में आ जाएंगे। अगर बात की जाए रेवेन्यू सेंटर की, तो रेवेन्यू नाम से समझ पा रहे होगे जिस भी सोर्स से हमें रेवेन्यू हो रहा है, जैसे हमने अगर एक प्रोडक्ट बेचा उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें आएगा। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का काम ही क्या होगा। प्रॉफिट सेंटर की अगर बात की जाए जिसमें कि दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, रेवेन्यू कितना हो रहा है और हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं। इट मींस रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंडिचर दोनों को यहां पर साथ में रखकर चला जाता है, किसमें, प्रॉफिट सेंटर में। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है ये पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट ले लो, रेवेन्यू सेंटर में क्या लेना है हमें कि सेल से हमारे कितने आ रहे हैं, और प्रॉफिट के अंदर क्या है, रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंडिचर दोनों ही चीजें आ जाती हैं। चलो अब अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट सेंटर की, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर की अगर बात की जाए तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं बोलोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ही आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगी ही, साथ ही साथ इसमें कितने हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं या कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होने हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। ये बेसिकली चार हेड्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर। मेरे साथ रिपीट करना, सबसे फर्स्ट है कॉस्ट सेंटर, दूसरा है रेवेन्यू सेंटर, तीसरा है प्रॉफिट सेंटर एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। अगर बात की जाए कॉस्ट सेंटर की तो इसके अंदर दो बाइफर्केशंस है। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो इन दो को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में चीजें थ्योरेटिकल होंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे हमें प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलने लगेगी। अब देखो कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है बाय द नेचर और एलिमेंट। अलग अलग बेसिस दे रखे हैं जिसके बेसिस पे कॉस्ट के बाइफर्केशंस है। पहला है नेचर और एलिमेंट, दूसरा है फंक्शंस के बेसिस पे, तीसरा है बाय वेरिएबल और बिहेवियर,
चौथा है बाय कंट्रोलेबिलिटी, पांचवा है बाय नॉर्मेलिटी, एंड द सिक्स्थ वन इज द बाय कॉस्ट फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन सारे बेसिस है, ये सारे हेड्स हैं जिसके बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? चलो अब देखना, देखो वो सारी चीजें तुम लोग पढ़ लेना, नोट्स में टेलीग्राम पे ड्रॉप कर दूंगा। अब एलिमेंट्स आते हैं कॉस्ट के, तो तीन मेजर हेड्स हमें, देखो पहला था ना नेचर और एलिमेंट, तो नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे पहला आता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, एंड द थर्ड वन इज द अदर एक्सपेंसेस। अब मैं देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या यहां पे बताने वाला हूं, जितने भी इनडायरेक्ट चीजें होंगी, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों चीजों से हमारा मिलकर क्या बनता है, ओवरहेड्स। क्या क्या मैंने बोला, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों से मिलकर बन गया हमारा ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स के अंदर भी तीन बाइफर्केशंस होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड द थर्ड वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर है? चलो बाय फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मिलकर क्या बनता है, हमारा प्राइम कॉस्ट बनता है। इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, प्राइम कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को बांटा गया फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। ये सारी चीजें पता ही होंगी। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल आ जाते हैं और अनकंट्रोलेबल। कॉस्ट जिसको कि कंट्रोल कर लो दैट इज कंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल ना कर पाओ दैट इज अनकंट्रोलेबल। नॉर्मेलिटी के बेसिस पे देख लो तो एक होता है कि जो नॉर्मल सिनेरियो में चल रहा है और डेली बेसिस पे इनकर हो रहा है, एक होता है एबनॉर्मल कॉस्ट जो कि आए दिन डेली के जो भी दिन होते हैं हमारे उसमें इनकर ना होता हो, दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। चलो फोर्थ यहां पे देखते हैं, बाय कॉस्ट फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। सिक्स्थ पॉइंट जो है इसके बेसिस पे कॉस्ट को कुछ अलग अलग हिस्सों में बाइफरकेट किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट मैनर में यहां पे बताऊंगा। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता क्या है, जिसको कि पहले से डिटरमाइन कर लिया गया हो, एडवांस में ही तुमने उसके लिए प्रिपरेशन कर लिया कि इस प्रोडक्शन में हमारे कितने कॉस्ट इनकर होने वाले हैं, दैट इज योर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, ये वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जिसको कि एक होता है ना कि सेट कर दिया कि इतना हमारा कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फॉर मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स क्या हो सकता है, ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसकी एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या हो सकती है, वो सेट कर दिया, एक लेवल तुमने सेट कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट तो तुम्हें पता ही होगा कि एक यूनिट एडिशनल यूनिट आउटपुट में बढ़ने से, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो हमारी कॉस्ट लगती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली एक्सपेक्टेड कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द चेंज, चेंज में क्या आ सकता है, इंक्रीज डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट। टोटल में दो टर्म्स आते हैं, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, दोनों से मिलकर हमारा टोटल बनता है। तो किसमें चेंज हमें बता रहा है, टोटल कॉस्ट में चेंज बता रहा है। अब ये चेंज अलग अलग एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आ सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो हमें कौन बता रहा है, डिफरेंशियल कॉस्ट बता रहा है। नेक्स्ट वन इज द इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट को हम लोग नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी कैश आउटले नहीं होता, ये चीज याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली अगर मैं कहूं तो वैसे कॉस्ट जिसको कि स्टार्टिंग में आपने एसेट माना, ठीक है, कि हमारा ये जो खर्चा हो रहा है ये क्या हमारा असेट है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया आपने उसे क्या मानना स्टार्ट कर दिया, खर्चा मानना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो कि किसी एक इंडिविजुअल या एसोसिएटेड प्रोडक्ट से रिलेट करते हो, उनके परचेज और उनसे सेल से रिलेट करते हो। फिर बेस देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये नोट्स तुम बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा ही होगा। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटैलिटी में जो भी हमारा कॉस्ट होगा, किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोसेस में हमारी जो कॉस्ट लगी, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी जो कॉस्ट लगी, दैट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट की तो ये जो कॉस्ट होते हैं ना, देखो क्या बोला गया, सच कॉस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है ना, ये क्लियरली उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी बोलते हैं, नॉट टाइड टू ए क्लियर कॉज। जैसे मान लो कॉज हुआ,
उसका तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो ये वैसे कॉस्ट हो जाएंगे जो कि क्लियरली तो नहीं दिखेंगे कि उसके अंदर आते हैं कि ये कॉस्ट है जिसकी वजह से हमारा ये इफेक्ट हुआ, ये क्लियरली शो नहीं करता है। फिर अगर बात की जाए पीरियड कॉस्ट की, तो पीरियड कॉस्ट जो किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, ये टोटल कॉस्ट का वो पोर्शन है जिसमें कि हमारा कैश आउटफ्लो होता है, कैश जाता है। शटडाउन कॉस्ट की अगर बात करें, ये वैसे कॉस्ट आ जाएंगे जब आपकी इंडस्ट्री शटडाउन होगी। मान लो आपने कुछ दिन इंडस्ट्री ओपन ही नहीं किया, लेकिन रेंट तो लगेगा ही, रेट्स तो लगेंगे, चीज़ें डेप्रिशिएट तो होंगी, तो ये बेसिकली क्या है, शटडाउन कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे नाम भी दे रखा है, किधर गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज संक कॉस्ट, जो कि हमारे पिछले कुछ पीरियड से रिलेट कर रहा हो और जिसका कि रिलेवेंस अभी के टाइम में ना हो। इट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट में हुआ है और इसको हम लोग संक कॉस्ट बोलते हैं। दे प्ले नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड, अभी के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में इसका कोई भी रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट आता है इंजीनियर्ड कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट क्या होता है, दीज आर द कॉस्ट जो कि स्पेसिफिकली किसी क्लियर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हो। डिस्क्रिशनरी में क्या दिया, क्लियर नहीं है, इंजीनियर्ड में क्लियर है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट तो ये पता ही होगा तुम्हें कि एक्सप्लिसिट को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कि इमीडिएट पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स में भी एग्जांपल कई बार दे रखा है कि अगर हम लोग किसी दूसरे शहर में जाते हैं और घर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो हम जो रेंट पे कर रहे होते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वही अगर हमारी खुद की घर होती तो वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती। इम्प्लिसिट में कोई भी इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता, ये चीज याद रखना, समझ गए। अब देखो यहां पे हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बताता है कुछ टेक्निक्स जो कि कहां इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। देखो मैं सिलेबस को कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द से जल्द कवर करूं, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो मैं अभी फिलहाल टेक्निक्स बता दे रहा हूं, इसके बाद के जो स्लाइड्स होंगे, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये सारी मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा। फिलहाल टेक्निक्स को समझ लेते हैं। टेक्निक्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमें टोटल याद रखने 6 टेक्निक्स। पहला आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरा आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, फोर्थ वन इज द हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एंड द फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड द लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट कॉस्टिंग की बात करें जो कि हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, इस टेक्निक के अनुसार यहां पे जो मैनेजमेंट है ना वो डिसाइड करती है कि हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर मान लो कुछ एडिशनल यूनिट हम लोग अगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारी लागत लगती है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, समझ गए। स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को एज सर्टेन किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो कि डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी प्रोसेस पे या किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रोडक्ट पे इन्फ्लुएंस दे रहा हो, मतलब डायरेक्टली उस पर इनकर हो रहा हो, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग, क्लियर है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर बात करें जो कि पास्ट में हो चुका हो दैट इज संक कॉस्टिंग कह सकते हो। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ऐसा हो सकता है कि जब पूरी इंडस्ट्री सेम सिस्टम को फॉलो करे, जैसे कि मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं डेप्रिसिएशन का, अगर डेप्रिसिएशन का एक WDV मेथड चल रहा है तो WDV ही इज द यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, क्योंकि आप एक हर साल सेम मेथड आप फॉलो कर रहे हो। वैसे ही इंडस्ट्रीज में, फॉर्म में अगर कॉस्टिंग के सेम मेथड्स लगाए जाते हैं, सेम स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर देखा जाए सारे जो कॉस्ट होते हैं वो प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे और प्रोजेक्ट पे चार्ज कर लिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ गए ये सारी चीजें। सो हम लोग आज के सेशन के लिए इतना ही रखेंगे, एंड करेंगे इस सेशन को। जो भी बच्चे अल्टीमेट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट से ज्वाइन करें बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि देखो CUET UG के फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं, PG के भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे, तो जितनी जल्दी हो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, और अभी इनफ टाइम है, तुम चाहो तो कवर कर सकती हो। तो ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो और एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाके तुम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड करता हूं आज के सेशन को, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।